जो ये जर्नी है जुडिशियल ऑफिसर बनने की, आई थिंक ये स्टार्ट हुई थी व्हाइल आई वाज इन 7th क्लास। मैंने लॉ के ड्यूरिंग ऐसे स्पेसिफिकली फॉर जुडिशियल प्रिपरेशन नहीं करी। मैं हमेशा से एक थिंकिंग की हूँ कि आपको सिंसियरिटी से हर चीज़ करनी चाहिए। मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ, मुझसे नोट्स मेकिंग होती ही नहीं है। वो मुझे बहुत एक टफ टास्क लगता है, एज इन मुझे बहुत लिमिटेड फील होता है नोट्स बनाने के बाद। अरे वाह, मैम ने रामबाण दे दिया है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो एक अब आपने अपनी जर्नी सक्सेसफुल कर लिया, आई वुड से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज मेरे साथ हैं मिस रुखसाना, जिन्होंने 71 रैंक सिक्योर करी है हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज में। सो आई वेलकम यू मैम हियर। इट्स आवर प्लेजर हैविंग यू हियर एट आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। एट द सेम टाइम आई वांट दैट आप हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को इनलाइटन करें अपनी प्रिपरेशन के बारे में। Thank you so much for having me here, and I would love to encourage all the students and help them. Thank you so much, ma'am. See, it's always helpful when we have a selected candidate here because बच्चों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है मैम। बच्चों को जानना होता है कि किस तरीके से प्रिपरेशन हुई, किस तरीके से आपकी पूरी जर्नी रही। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ दैट थिंग जो आपको एक्साइट करा कि मुझे जुडिशरी एग्जाम क्वालिफाई करना है, या मुझे एक जुडिशियल ऑफिसर बनना है, या मुझे जस्टिस डिलीवर करना है? ओके, सो ये जो ये जर्नी है जुडिशियल ऑफिसर बनने की, आई थिंक ये स्टार्ट हुई थी व्हाइल आई वाज इन 7th क्लास। ओके, उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे लॉ पढ़ना है। आई डोंट नो हाउ, बट मूवीज एंड ड्रामाज देख के मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा वो कोर्ट प्रोसेस, दैट लॉयर आर्गुइंग केसेस एंड जजेस डिलीवरिंग जस्टिस एंड देन पुलिस डूइंग हिज वर्क एंड ऑल। तो ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा एंड आई डिसाइडेड कि मैं 12th के बाद लॉ ही पढ़ूंगी। एंड फॉर दैट मैंने एएमयू में 11th क्लास में ही अप्लाई किया एंड वहाँ पे एडमिशन लिया, क्योंकि एएमयू का लॉ काफ़ी अच्छा रिनोन है, फैकल्टी लॉ की। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। बट व्हेन आई एंटर्ड अपना लॉ कोर्स, आई वाज लाइक कि अब लॉ में आ गए हैं तो ऑफिसर ही बनते हैं, ऑफिसर से नीचे अब कुछ नहीं होगा। वो जस्टिस डिलीवरी चीज़ वो बहुत फैसिनेटिंग लगी मुझे कि डेस्क के इस साइड पे बैठ के आप जो जस्टिस डिलीवर करते हैं। तो बस वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई एंड बस आज यहाँ पे हैं। so you decided to go with the bar, like with the bench, I would say, right? yes. Not with the bar कि No. भाई हम justice करेंगे and we'll be sitting that side of the bench, Yes. right? So मैम, इस पूरी जर्नी में like अब आपने अपनी जर्नी सक्सेसफुल कर लिया, I would say, तो आपको कैसा फील हो रहा है? मतलब आप जुडिशियल ऑफिसर फाइनली जो चाहते थे वो बन गए हैं, तो आपको फील कैसा हो रहा है? ये बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 इयर्स का स्ट्रगल रहा। फाइनली एट द स्टेज ड्रीम कम ट्रू, आई वुड से, क्योंकि लॉ पढ़ना था एंड देन लॉ में आके डिसाइड किया कि जुडिशियल ऑफिसर बनना है। तो बहुत एक्साइटिंग और बहुत ही क्लाउड 9 वाली फीलिंग है कि बस आप क्लाउड 9 पे हैं और आपने वो सब अचीव कर लिया जिसके लिए आपने ड्रीम किया था। ऑल्दो इट इज स्टार्टिंग, अभी और आगे जाना है, बट फॉर नाउ तो ये बहुत ही एक्साइटिंग थिंग है फॉर मी। दैट्स सो स्वीट। सो मैम, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप प्रिपरेशन में आए, जैसे आपने सोचा कि आपने 7th स्टैंडर्ड से ही सोच लिया था, बट देन यू परस्यूड योर लॉ करते टाइम ही आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, या फिर आपने कोई कोचिंग प्रेफर करी, या फिर आपने सेल्फ स्टडी से किया? ओके, सो मैंने लॉ के ड्यूरिंग ऐसे स्पेसिफिकली फॉर जुडिशियल प्रिपरेशन नहीं करी। मैं हमेशा से एक थिंकिंग की हूँ कि आपको सिंसियरिटी से हर चीज़ करनी चाहिए। वो मैंने वही किया अपने बीएलएलबी के थ्रू, अपना पूरा क्लासेस बहुत सिंसियरिटी से की, रेगुलर क्लासेस करना। एंड देन ऐसा नहीं है कि डे बिफोर एग्ज़ाम के लिए पढ़ो। मैं रेगुलरली स्टडीज़ करती थी सो दैट मैं एग्ज़ाम्स में भी अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। तो वो जो कंटिन्यूटी और एक कंसिस्टेंसी थी ड्यूरिंग लॉ, उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया इस स्टेज तक पहुँचने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें मैं अपने कोर्स के ड्यूरिंग ही प्रिपेयर कर रही थी, दैट्स सो ग्रेट। बाय रेगुलर गोइंग टू क्लासेस एंड गिविंग एग्जाम्स एंड ऑल। तो ऐसे फिर उसके बाद जैसे ही पास आउट हुआ 2021 में, एचजीएस की वैकेंसी उस टाइम पे अनाउंस हुई एंड आई वाज लाइक कि ओके, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दीज थिंग्स ओनली। 2021 में एलएलएम एंट्रेंसेस भी मैंने दिए थे, तो वो उसके लिए मैंने सेल्फ स्टडी करके प्रिपेयर किया था। तो वहाँ से मुझे एक कॉन्फिडेंस आया। और क्योंकि प्रीलिम्स बहुत जल्दी होने वाला था 2021 में, अगस्त के अराउंड आई थिंक वैकेंसी ओपन हुई थी। तो और इसका प्रीलिम्स हो जाना था अक्टूबर या फिर नवंबर में, तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कोई भी कोचिंग ज्वाइन करूं। तो मैंने सोचा कि सेल्फ स्टडी करते हैं और सेल्फ स्टडी से ही अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, एंड इट प्रूव वेरी गुड फॉर मी। और फाइनली आज मैंने जो सिलेक्शन लिया है वो भी सेल्फ स्टडी के ही थ्रू लिया है। दैट्स सो ग्रेट मैम। सो मैम, एक
जो डाउट रहता है, सारे ही एस्पिरेंट्स सब तैयारी कर रहे होते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं, या फिर नोट्स क्या तैयारी करते हुए अब जब हम कॉलेज में जा रहे हैं, जैसे आपने बताया कि आपने कॉलेज के रहते ही अपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे, तो कॉलेज में रहते ही आपने नोट्स बना लिए थे, या फिर आपने एज यू टोल्ड दैट कि आपके पास बहुत कम टाइम था, तो उस टाइम पे तो नोट्स बनाना आई बिलीव पॉसिबल नहीं था? एक्चुअली मैं वो वाले एस्पायरेंट्स में से एक हूँ जो कि नोट्स बनाना प्रेफर नहीं करते हैं। मतलब मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ, मुझसे नोट्स मेकिंग होती ही नहीं है। वो मुझे बहुत एक टफ टास्क लगता है, एज इन मुझे बहुत लिमिटेड फील होता है नोट्स बनाने के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि वो 2 पेजेस का जो कंटेंट है मैं सिर्फ उसमें लिमिट होकर रह जाऊंगी। तो मैंने अपनी बेसिक जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको रीड किया, पूरा कंप्लीट चैप्टर्स को रीड किया, एंड देन उसमें इंपॉर्टेंट एरियाज को हाईलाइट किया, एंड देन फिर मैंने जब रिपीटेड रिविजन्स किए तो वो इंपॉर्टेंट एरियाज जो मैंने हाईलाइट किए थे उनको रिवाइज किया। तो अगर नोट्स की बात आए तो मैंने नोट्स नहीं बनाए, बट हाँ GS 2024 के लिए मैंने बहुत रनी टाइप्स नोट्स बनाए थे, सो दैट मैं एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर सकूँ फॉर माई आंसर्स और फॉर माई कॉन्सेप्ट्स। तो मैंने नोट्स नहीं प्रिपेयर किए थे क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिला था अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो एंड बाय द एंड ऑफ माई फर्स्ट अटैम्प्ट मैं इतना प्रिपेयर्ड थी कि फिर मुझे बाद में नोट्स बनाने की जो नीड है वो फील भी नहीं हुई। ओह दैट्स सो ग्रेट मैम कि बिना नोट्स के अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। बट एज मैम टोल्ड कि बिना नोट्स के नहीं ऐसा हुआ है कि एग्जाम निकल गया है, बट मैम ने पॉइंटर्स बनाए थे, मैम ने शॉर्ट नोट्स बनाए थे अपने एक की रिविजन करने के लिए। मैम इतने सारे लॉज आते हैं, अगर मैं हरियाणा की ही बात करूँ तो लोकल लॉज भी हैं, फिर आपका मेजर लॉज भी हैं, माइनर लॉज भी हैं। सो कैसे सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी, लाइक मतलब कैसे आप उसको रिकॉल कर पा रही हैं, या उसको किस तरीके से याद रहती हैं चीज़ें? ओके, सो याद रखने के लिए ना मल्टीपल रिविजन्स की बहुत ज़्यादा नीड है। अगर मैं अपनी जर्नी का बताऊं तो इन 3 सालों में, क्योंकि 2021 में फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था नवंबर, एंड देन अक्टूबर में मैंने अपना फाइनल सिलेक्शन हरियाणा में ही लिया है, ऑल दो बंगाल का सिलेक्शन तो मई में हो गया था। बट इन 3 सालों में मैंने ऑलमोस्ट अपने सिलेबस को 50 टाइम्स रिवाइज किया है। ये मिनिमम नंबर हो सकता है, आई थिंक इसके ज़्यादा भी जा सकता है, वो 55 या 60 भी हो सकता है, बट मैंने इतना रिवाइज किया है क्योंकि हर एग्जाम से पहले ऑलमोस्ट 2 या 3 रिविजन्स, हर प्रीलिम से पहले 2 या 3 रिविजन्स। तो ये जो रिविजन्स की जर्नी थी, वो कंसिस्टेंसी थी, उसने मुझे हेल्प किया कि मैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रख सकूँ और एग्जाम में प्रेजेंट कर सकूँ। तो आई वुड से कि कंसिस्टेंसी एंड रिपीटेड रिविजन्स इज द की। Definitely, ma'am. I always inspire my students, my aspirants, Okay. that revision is the only key of success. And now she's also telling the same thing, that unless or until you revise multiple times, nothing gonna save in your mind, I would say, right? अच्छा मैम, इसके अलावा हरियाणा के अलावा आपने कौन से स्टेट्स को टारगेट किया था? नो, एक्चुअली मैंने टारगेट ऐसे स्पेसिफिकली कोई भी स्टेट को नहीं किया था, ओनली फॉर हरियाणा, क्योंकि वो मेरा होम स्टेट है। तो हरियाणा वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। बट जैसे ही मैं इस जर्नी में एंटर किया और मैंने देखा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आई स्टार्टेड टारगेटिंग सम मोर स्टेट्स ऑल्सो, बेसिकली नॉर्दर्न एरियाज़ के स्टेट्स। बट वेस्ट बंगाल के लिए भी मैंने, फिर मेरे एक सीनियर हैं, उन्होंने हमें इंस्पायर किया कि नहीं, वेस्ट बंगाल भी ट्राई करना चाहिए, एक अच्छा स्टेट है और कंपटीशन लेवल कंपैरेटिवली कम है क्योंकि बंगाली स्पीकिंग पीपल ही जनरली एग्जाम में बैठते हैं। तो मैंने अपनी ऐसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हरियाणा के अलावा कोई भी स्टेट नहीं रखी थी। जो भी एग्जाम मेरे सामने आ रहा था, आई वाज गिविंग ऑल एग्जाम्स। And what about West Bengal, ma'am? As Bengali has been asked there, and you are the resident of Haryana, did you learn Bengali for that? Yes, I learned Bengali for interview क्योंकि interview में it is mandatory to you for that you know Bengali. Reading and writing is must there, otherwise you will be disqualified. So I learned Bengali and then I passed my interview with really great marks, sir. So that's so great, ma'am. See, आपके इस एक्सपीरियंस से ये पता चलता है कि अगर आप चाहते हो कुछ भी करना तो you can achieve it, right? Yes, मतलब definitely. language is not the barrier No, there, no, not at right? all. So जो भी स्टेट स्टूडेंट टारगेट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं आपके, तो स्टूडेंट्स सोचते हैं यार हम वेस्ट बंगाल नहीं जा सकते, हम महाराष्ट्र का एग्जाम नहीं दे सकते, बट दे सकते हैं। मैम इज अ क्लासिक एग्जाम्पल कि भाई वेस्ट बंगाल का भी एग्जाम आप लोग दे सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू मस्ट नो बंगाली, राइट? Definitely. सो मैम प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स ऐसा स्टेज है जिसमें बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, लाइक इट्स अ एलिमिनेशन राउंड, आई वुड से। Yes. सो उसके लिए मैम क्या टिप्स देना चाहती हैं हमारे व्यूअर को? ओके, सो मेरी जो टिप्स जनरली मेरे जूनियर्स या फिर कोई भी मुझसे गाइडेंस लेता है, तो मेरी टिप ये रहती है किसी के लिए भी कि अगर फॉर एग्जांपल आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो फर्स्टली तो आपकी पूरी सिलेबस की एक बुक रीडिंग, एटलीस्ट अगर जो भी आप नोट्स रेफर कर रहे हैं या फिर बुक रेफर कर रहे हैं, गाइड रेफर कर रहे हैं, एटलीस्ट 2 रीडिंग्स आपकी उसकी होनी चाहिए, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। क्योंकि जब प्रीलिम्स अनाउंस होगा तो आप कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने बैठेंगे, आप सिर्फ बैरक पढ़ेंगे।
तो इसके लिए आपकी फर्स्ट एटलीस्ट 2 रीडिंग्स बुक्स को, गाइड्स को, नोट्स को, जो भी है वो आप दीजिए। देन जैसे ही वैकेंसी अनाउंस होती है तो स्टिक टू योर बैरक्स। एंड बैरक्स में कैंडिडेट्स जो गलती करते हैं वो ये होता है कि वो कन्वेंशनल एरियाज पे ही जाते हैं, जो मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। आप जानते हैं आईपीसी में अगर ऑफेंसेस विद रिगार्ड टू बॉडी हम देखें तो वो लोग मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड इसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे, बट ऐसा नहीं है। मतलब मैंने अपनी स्टडीज़ में क्या किया, मैंने एक एडवांटेज लेने के लिए ये किया है कि मैंने एग्रावेटेड ऑफेंसेस भी जो आईपीसी में होते हैं उनको भी मैंने बाय सेक्शन लर्न किया। तो आपको कवर टू कवर पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अननेसेसरी कॉन्सेप्ट्स पे डील करें। फॉर एग्जांपल आईपीसी का एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे गवर्नमेंट स्टैम्प्स एंड कॉइन्स के सेक्शंस होते हैं, वो मुझे बहुत अननेसेसरी एरिया लगता है, क्वेश्चंस वहाँ से ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज एरियाज कि ओके ये बहुत ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट भी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि हमें इनको स्किप करना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट ऑल द कैंडिडेट्स कि वो बैरक टू बैरक स्टडी करें, स्टिक टू योर बैरक्स ओनली, कवर टू कवर स्टडी करें एंड स्टिक टू योर बैरक्स। एंड जितना ज़्यादा एमसीक्यू हो सकता है उतना ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें। नॉट ओनली हरियाणा, इफ़ यू आर गोइंग फॉर हरियाणा, बट सॉल्व यूपी ऑल्सो, वेस्ट बंगाल प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो। आई मीन 10 to 15,000 एमसीक्यूज आप अपने प्रीलिम से पहले सॉल्व करें, तो आई थिंक कोई भी एरिया अनएक्सप्लोर्ड नहीं रहेगा और प्रीलिम्स फिर निकलने से कोई रोक नहीं सकता। अरे वाह, मैम ने रामबाण दे दिया है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो एक बैरक और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस एमसीक्यू की, राइट मैम? जी। सो बैरक को करते टाइम जैसे स्टूडेंट्स हैं उनका जनरल डाउट ये रहता है, जनरल क्वेश्चन ये रहता है कि मैम हमें सेक्शंस याद नहीं होते, या हमें वर्ड टू वर्ड सेक्शन नंबर याद नहीं होता, क्या हमें लैंग्वेज याद करना, रटना बैरक की, क्या वो ज़रूरी है? उस पर मैम आप क्या कहना चाहेंगी? सी लैंग्वेज रटना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सेक्शन आपको क्लियर होना चाहिए बस माइंड में कि ओके सेक्शन कहना क्या चाह रहा है। और उसकी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़, हर सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है किसी अथॉरिटी की पोजीशन, या फिर कोई टाइम पीरियड, कोई पनिशमेंट। तो आपको सिर्फ इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। लैंग्वेज रटना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैंने बिल्कुल भी अपनी 5-7 आई थिंक मैंने 8-9 प्रीलिम्स दिए हैं, और टचवुड सारे प्रीलिम्स ऑलमोस्ट मैंने क्वालिफाई किए हैं एक्सेप्ट फॉर 2 और 3। दैट्स ग्रेट। तो मुझे लगता है कि सिर्फ लैंग्वेज से कुछ नहीं होता है, बट या सेक्शन नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम सेक्शंस। सारे सेक्शंस के लिए आपको सेक्शन नंबर रटना ज़रूरी नहीं है, बट कुछ सेक्शंस के लिए आपको सेक्शन नंबर बहुत बाय हार्ट याद होना चाहिए। एंड फॉर दैट मैं कैंडिडेट्स को सजेस्ट करती हूँ कि वो एक स्टडी पार्टनर चूज़ करें अपने लिए, जो कि आपके जितना सीरियस होना चाहिए, एंड आप उसके साथ बैठ के फॉर आवर्स सिर्फ सेक्शन नंबर जो है रिविजन्स कीजिए, या फिर आप अपनी आइज क्लोज करके भी सेक्शन नंबर रिवाइज कर सकते हैं। ओके सेक्शन 1 सेज दिस एंड सेक्शन 2 सेज दिस। सो इंपॉर्टेंट सेक्शंस को आप अपने आंख बंद करके या फिर अपने किसी एक स्टडी पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए, जो कि मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हुआ था, क्योंकि मैंने ऐसे किया है। मैंने सोलली भी आइज क्लोज करके सेक्शंस को रिवाइज किया है, एंड स्टडी पार्टनर ढूंढ के भी सेक्शंस को रिवाइज किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत यूजफुल भी होता है। दैट्स ग्रेट मैम। सो मैम के एक्सपीरियंस से ये पता चलता है कि अगर हम प्रीलिम्स की बात करें या फिर हम जो है अपने प्रिपरेशन की बात करें क्यूमुलेटिव, तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलेक्टिव स्टडी करनी है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही पढ़ने हैं या इंपॉर्टेंट एरियाज ही कवर अप करने हैं। एज मैम टोल्ड कि आपको सारा एक बार, एटलीस्ट एक बार तो आपने पूरी कवर टू कवर बैरक पढ़ी हो, कंसेप्ट्स पढ़े हों, और अपनी जो टेक्स्ट बुक्स है जो भी आप रेफर कर रहे हैं, नोट्स, टेक्स्ट बुक्स जो भी आप रेफर कर रहे हैं, उसको कम से कम 2 से 3 बार आपने पढ़ा हो, और मेन पार्ट इसके आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एग्जैक्टली मैम जैसा आपने बताया कि आपने सेल्फ स्टडी करी, एंड आई वुड से दैट इज द बेस्ट पार्ट, राइट? सो उसमें आपको सेल्फ डाउट नहीं आता था कि क्या मैं जो पढ़ रही हूँ वो सही पढ़ रही हूँ, क्या मैंने जो ये आंसर लिखा है वो सही लिखा है? उसके लिए हाउ यू ओवरकम दैट? ओके, सो प्रीलिम्स के लिए तो ऐसा डाउट नहीं था, क्योंकि प्रीलिम्स में जब मैंने पूरा अपना बैरक पढ़ लिया तो मैंने एमसीक्यू सॉल्व किए, एंड आई वाज एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज। सो वहाँ पे डाउट नहीं आया था। बट या मेन स्टेज पे डाउट आता है, क्योंकि आप अपने आंसर्स लिखते हैं, आंसर्स चेक कौन करेगा? आप ही ने लिखे हैं तो आपको तो उसमें कमी नज़र नहीं आएगी। तो ऐसी स्टेज पे आपको फील होता है कि कोई ऐसा इंसान जो कि आपको गाइड कर सके कि ओके आपका ये पॉइंट बहुत बेस्ट है, आपको इसको अभी रिटेन करना चाहिए आंसर में, या फिर ये पॉइंट बहुत अननेसेसरी है, इसको आपको रिमूव कर देना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सेल्फ डाउट होता था कभी कभी। एंड मैं आपको अगर एक सच चीज़ बताऊँ तो वो ये है, मैंने वेस्ट बंगाल क्वालिफाई किया मई में, बट उससे पहले मैं हरियाणा के मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर चुकी थी, और वेस्ट बंगाल वाज माय थर्ड अटेम्प्ट आफ्टर यूपी एंड हरियाणा का फर्स्ट अटेम्प्ट।
2024 मेरा 4th अटेम्प्ट चल रहा है एंड आई वाज डाउटिंग माई सेल्फ कि मेरी आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है। ये 2 स्टेट जो मेरे यूपी और हरियाणा पहले नहीं निकला है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ, तो मुझे यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए। देन मैंने एक है वो क्वालिफाई कर चुकी थी जुडिशियल सर्विसेज, उनसे गाइडेंस ली थोड़ी सी कि कैसे आंसर राइटिंग को इम्प्रूव किया जाए। तो मेंस आंसर राइटिंग के एरिया में मुझे लगता है कि आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत होती है। ऐसे में फिर मुझे लगता है कोचिंग्स काफ़ी हेल्प कर देती हैं, क्योंकि आपके पास वो मेंटोर्स हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं और जो कि टीचर के पर्सपेक्टिव पे आपके आंसर्स चेक कर रहे हैं। तो ये ओके, दैट्स सो स्वीट। मैम, जैसे इस पूरी प्रिपरेशन में, यानी कि आपका जो भी ये स्पैन रहा प्रिपरेशन का, इसमें आपका टाइम शेड्यूल क्या रहता था? मतलब लाइक एट व्हाट टाइम डिड यू गेट अप, कितने घंटे आप पढ़ती थी, क्या एक स्ट्रेच में पढ़ते थे या फिर एक ब्रेक और पढ़ाई, उसका बैलेंस होना चाहिए? किस तरीके से आपने अपने पूरे डे को मैनेज किया, इफ यू कैन एनलाइटन द स्टूडेंट्स? या एक्चुअली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत थोड़े ज़्यादा घंटे पढ़ती हूँ ऑब्वियसली, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि इतना नहीं पढ़ते हैं। मैं अराउंड 10 to 12 आवर्स अपना जब एग्ज़ाम आने वाला होता है पढ़ती हूँ। अगर प्रीलिम्स की डेट अनाउंस हो चुकी है तो आई विल स्टार्ट स्टडिंग 10 to 12 आवर्स, और अगर मेंस भी आने वाला है तो 10 to 12 आवर्स। बट या उसमें मैं कहूँगी कि प्रोडक्टिव आवर्स आपके 8 या 9 ही होते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस भी होती है, आप ओवर थिंकिंग भी करना शुरू कर देते हैं बीच में। True. मेरा स्केड्यूल ये होता था कि मैं बहुत अर्ली राइजर तो नहीं हूँ कि 4-5 AM पे खड़े होके पढ़ना शुरू कर दो, बट या 7 के अराउंड मैं उठ जाती हूँ एंड देन ब्रश एंड ब्रेकफास्ट करके 7:30 मैक्सिमम मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर लेती हूँ। उसके बाद ये मेरा पूरा डे कंटिन्यूस स्टडीज़ में जाता है एंड टिल 12 रात तक मैं पढ़ रही होती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यूसली 7 to 12 पढ़ रही हूँ, बीच में स्लीपिंग आवर्स भी हैं, रेस्ट आवर्स भी हैं, आपका और फ्रेश होना, फ्रेशन अप होना, लंच डिनर एवरीथिंग, तो इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। और मैं रेस्ट आवर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ कि आप पहले पढ़ रहे हैं एंड देन 1 to 2 आवर आप नैप भी ले सकते हैं बीच में, ताकि वो फ्रेश माइंड हो जाए एंड आप फिर से स्टडी स्टार्ट कर सकें। तो और एक और चीज़ है वो ये है कि मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। कुछ लोग होते हैं जो 5 to 6 आवर्स की स्टडीज़ में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट देयर आर कैंडिडेट्स जो कि 10 to 12 आवर पढ़ते हैं एंड वो सेम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है आप कितना पढ़ना चाहते हैं, बट अगर मेरी बात हो रही है तो वो 10 to 12 आवर्स तो हैं। 10 से 12 घंटे जी प्रिपरेशन वाज रिक्वायर्ड। जी ओके मैम, सो फ्यू मोर क्वेश्चंस कि मैम, इस पूरी जर्नी में जैसे आपने बताया कि आपकी प्रिपरेशन आपने सेल्फ से करी, खुद से आपने पढ़ाई करी, मीन्स आंसर राइटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज एज यू वर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस कि आपको सेल्फ डाउट मेंस एग्जामिनेशन में हुआ, तो मीन्स आंसर राइटिंग में अगर अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छा परफॉर्म करना है, तो उसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगी आप? मेंस में अगर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं और अच्छा परफॉर्म करना है तो मुझे लगता है कि आपका आंसर जो है वो बहुत हॉलिस्टिक होना चाहिए, उसमें हर चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए। एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन, एक बहुत अच्छा कंक्लूजन, अगर जो प्रोविजन पूछा गया है उसको बहुत स्पेसिफिक वर्ड्स में एक्सप्लेन करना, एंड देन जो लैंडमार्क या फिर रीसेंट केसेस है वो, ये मतलब 4-5 कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके आंसर को बहुत अच्छा बनाएंगे। बट इन 4-5 कंपोनेंट्स को आप प्रेजेंट कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग से ही आप सीख पाते हैं। अगर आपकी आंसर राइटिंग लैक कर रही है, आपने नई आंसर्स लिख के देखे हैं, तो जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे एग्ज़ाम हॉल में, तो आपके पास मैक्सिमम 8.5 या 9 मिनट्स होंगी एक आंसर लिखने के लिए, तो आप वो फ्रेमिंग नहीं कर पाएंगे वहाँ बैठ के। अनलेस और अनटिल आपने प्रैक्टिस करी है। एग्जैक्टली अगर आपने प्रैक्टिस की है तो वो एक फ्रेमवर्क होगा, ओके आई हैव टू राइट दिस इंट्रोडक्शन एंड देन दिस प्रोविजन एंड देन दिस केस एंड देन दिस कंक्लूजन। तो उसके लिए जितनी ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, और इसके 2 बेनिफिट्स होंगे। टाइम पे एग्जाम कंप्लीट होगा, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो एग्जाम कंप्लीट करना ही होता है, एंड सेकेंड आपका फ्रेमिंग का टाइम जो है वेस्ट नहीं होगा, वहाँ पे बहुत अच्छा फ्रेमिंग, बहुत अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे आप अपने आंसर को। ओके, सो मैम, जैसे ये आंसर राइटिंग में जो केस लॉज आपने बताए, तो लेटेस्ट केस लॉज या फिर जो लैंडमार्क केस लॉज हैं, उसकी क्या रेलेवेंस है, उसको कैसे आपने कवर किया? और अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि मैम हमें केस लॉ नहीं याद होते हैं, या फिर हम कहाँ से रेफर करें, या मैम हमें 10-15 केस लॉ याद करने पड़ेंगे क्या एक आंसर के लिए? सो केस लॉज के रिस्पेक्ट में प्लीज़ बच्चों को एनलाइटन करें। ओके, सो 10-15 केसेस की ज़रूरत नहीं है, बट ऑब्वियसली कुछ कुछ एरियाज ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे सीआरपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट लगता है जहाँ पे केसेस की बहुत रेलिवेंस है। वहाँ पे आपके पास या तो सिर्फ सेक्शन का प्रोविजन है या तो केस लॉ है, कोई ऐसी थ्योरी नहीं है आपके पास, जैसे आईपीसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट है। बाकी सब्जेक्ट्स में आपके पास थ्योरी भी होती है जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हैं, बट फॉर सीआरपीसी केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए आप कभी कभी एक सेक्शन के लिए 10 to 15 केसेस भी पढ़ते हैं, बट एग्जाम में ऑब्वियसली इतना नहीं लिख के आते हैं। अगर
मैंडेटरी एफआईआर का क्वेश्चन आता है तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन केसेस लिख के आते हैं, एंड देन अगर रिसेंट आपने कोई पढ़ा है तो रिसेंट लिख के आ सकते हैं। लैंडमार्क केसेस कैसे आइडेंटिफाई करने हैं वो मुझे लगता है जैसे जैसे आप रीड करते हैं चीज़ों को, और जितनी ज़्यादा रीडिंग होती जाती है उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाती है लॉ के कॉन्सेप्ट्स के लिए, एंड मुझे लगता है फिर आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाता है कि ओके दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वो हर इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट को कवर कर रहा है जो कि केस इस सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। विद रिगार्ड टू रीसेंट केसेस आई थिंक आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म पकड़ सकते हैं और वहाँ से जो भी कोई लैंडमार्क केस, ऑल्दो हर टॉपिक पे हर रोज़ ही एक लैंडमार्क केस आता है, बट आपको ये देखना चाहिए वहाँ पे कि पुराना कौन सा ऐसा केस है जो इस केस में रेफर किया गया है, वो आपका लैंडमार्क केस बन जाता है, एंड इस केस को और कितने केसेस में आगे रेफर किया जा रहा है तो वो आपका रीसेंट में इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोनों चीज़ों को। तो आपने बस वेरियस प्लेटफॉर्म्स को फॉलो किया फॉर द रीसेंट केसेस। जी जी। ओके। एंड अगर मैं आपसे पूछूं इन शॉर्ट कि आपकी, अब मैं इसको और शॉर्ट तो नहीं कर पाऊंगी, बट फिर भी इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने तैयारी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द लास्ट, वो क्या क्या चीज़ें थी जो फॉलो करी जिसने आपको आज एक सक्सेसफुल जुडिशियल ऑफिसर बनाया? ओके सो अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूंगी तो उसमें सबसे पहले था हार्डवर्क, जो कि आई थिंक कंसिस्टेंसी जिसमें हम इंक्लूड करते हैं, कंसिस्टेंट डेली बेसिस पे पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि वैकेंसी अभी नहीं आ रही है तो मैंने पढ़ाई करी ही नहीं है, वैकेंसी 1-2 महीने में किसी ना किसी स्टेट की अनाउंस होगी, आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। तो वो कंसिस्टेंसी जो थी उसने मुझे बहुत हेल्प किया। दूसरा मुझे लगता है डेली रूटीन में डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा, एक फ्रेमवर्क होगा कि ओके आई हैव टू कवर दीज सब्जेक्ट्स। टॉपिक्स आप नहीं डिसाइड करो, कोई मसला नहीं है, बट अगर आप सब्जेक्ट्स डिसाइड करके रखेंगे कि मुझे आज ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और मुझे इतना टाइम के लिए इनको पढ़ना है, तो वो डिसिप्लिन जो एक होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा तो बस रेगुलर प्रैक्टिस, वो प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड बैरेक का रिवीजन, मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और जितना केस लॉज वगैरह रिवाइज करो, याद करो, तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट क्रक्स है जो कि ज़रूरी है। ओके मैम। सो अगर मैं पूछूं आपसे कि आपने आंसर राइटिंग कब से शुरू कर दिया था, मतलब वंस यू हैव गॉन थ्रू विद द सब्जेक्ट्स, एक बार आपने पूरे सब्जेक्ट्स पहले पढ़ लिए, फिर बेरैक्स भी पढ़ लिया आपने, तो फिर आपने आंसर राइटिंग कब से शुरू करी? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ओनली, और बीच में आके यू डिसाइडेड कि अब मेरा काफ़ी मेजर पोर्शन हो चुका है सिलेबस का, अब मैं स्टार्ट राइटिंग द आंसर? ओके सो आंसर राइटिंग के लिए मैं हमेशा ही सबको सजेस्ट करती हूँ, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि एक तो नोट्स मेकिंग, दूसरा आंसर राइटिंग, आपको कभी भी फर्स्ट रीडिंग से शुरू नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने अभी अभी रेस जुडिकाटा टॉपिक को पढ़ा है, वो अगर आप तकवानी की बुक पढ़ेंगे तो वो ऑलमोस्ट 100 पेजेस में रेस जुडिकाटा है। अगर आपने सोचा कि ओके कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा पे आंसर लिखती हूँ तो 5-4 पेजेस में तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा भी कवर होता है, तो यू विल एंड अप राइटिंग सो मच पेजेस, नोट्स मेकिंग में भी एंड आंसर राइटिंग में भी, जबकि आपके पास इतना टाइम है ही नहीं वहाँ पे। एग्जाम हॉल में आप सिर्फ 8.5 मिनट्स में 2 पेजेस लिखने हैं, तो वो क्रक्स को पहचानने के लिए आपको एटलीस्ट 2 रीडिंग्स देनी चाहिए, उसके बाद आंसर राइटिंग शुरू करनी चाहिए। मेरे केस में ये हुआ था क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के ड्यूरिंग, तो मैंने अपनी प्रीलिम से पहले कभी भी आंसर राइटिंग शुरू नहीं करी थी। प्रीलिम्स मेरा हुआ और प्रीलिम्स बहुत अच्छा हो गया था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग टू क्वालिफाई। मैंने एग्जाम हॉल में ही मुझे था कि मैं क्वालिफाई कर लूँगी। घर आने के बाद वापस से रिविजन शुरू करा एंड देन जब फर्स्ट रिविजन कंप्लीट हुआ उसके बाद आंसर राइटिंग शुरू करी। तो अगर कोई भी आंसर राइटिंग शुरू करना चाहता है या फिर नोट्स मेकिंग शुरू करना चाहता है तो एटलीस्ट 2 रीडिंग्स के बाद ही शुरू करनी चाहिए, सो दैट एक कंक्लूसिव नोट्स बने। जी जी। ओके मैम। सो व्हाट मोटिवेट्स यू, लाइक ऐसा होता है क्योंकि वी नो द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, क्योंकि रेगुलर एग्जाम्स नहीं होते हैं, देयर आर टाइम्स जब 3-4 महीने तक कोई वैकेंसी ही नहीं आती है, राइट? तो आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे क्या चीज़ मोटिवेट करती थी और हमेशा कीप गोइंग वाले फेज में रखती थी, तो वो मेरा एक जिस प्लेस से मैं आती हूँ और जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ मेरे लिए वो बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। मैं नूहू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, जो कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में से आता है इंडिया में। एजुकेशन अगर आप बात करें तो गर्ल एजुकेशन तो दूर की बात है, वहाँ पे तो मेल एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड है, मतलब लोग नहीं पढ़ते हैं। मेरे एक्सटेंडेड खानदान में भी आई थिंक बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन भी किया है या फिर 12th पास भी किया है। तो ऐसे बैकग्राउंड से जब मैं निकली और मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया तो मेरे अंदर से एक मोटिवेशन थी कि आई हैव टू चेंज माई लाइफ, मुझे उस बैकग्राउंड में वापस नहीं जाना है।
तो मुझे लगता है कि मोटिवेशन हर किसी इंसान के लिए, हर एक कैंडिडेट के लिए डिफरेंट तरीके से आती है। डेफिनेटली बहुत सारे मिडिल क्लास जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए ये आती है कि वो अपने पेरेंट्स की और अपनी लाइफ्स को चेंज करना चाहते हैं। अपर हायर वाले एरिया में अगर आप देखें तो वो अपने उस लेवल को मेंटेन करने के लिए सर्विसेज की तरफ आते हैं कि ओके जो हमारा इस टाइम पे लेवल चल रहा है सोसाइटी में वो मेंटेन रहे। तो हर किसी की अपनी एक मोटिवेशन है। तो मेरे केस में मेरी मोटिवेशन थी कि ऐसे बैकग्राउंड से निकल के अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मुझे अपनी लाइफ को बस बदलना है, और बदल लिया। very good, and that is very inspiring for the other female student, female aspirants also, जो हमारे इंडिया में we have seen there are areas where the promotion of the girl towards education, towards preparation especially, where you need patience, जहाँ पे आपको बहुत patience की requirement है कि आज नहीं तो कल 2-3 साल हो सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं तैयारी करने में, पेपर आने में, पेपर निकलने में, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि आपने एक एग्जाम दिया और आप जज बन गए। नहीं, ऐसा नहीं। 3 स्टेजेस हैं, आपको तीनों स्टेजेस को क्वालिफाई करना है। सो आई वुड से कि इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर द अदर एस्पिरेंट्स एज वेल। एट द सेम टाइम योर पेरेंट्स आर रियली रियली वेरी गुड, आई वुड से, जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया, एंड टुडे दे आर ऑफ कोर्स टू मच प्राउड। सो ओके, नाउ यू आर अ जुडिशियल ऑफिसर मैम। अब आपकी ये पोजीशन, ये पोस्ट सोसाइटी को इम्पैक्ट करेगी। यस। सो आपका क्या फ्यूचर गोल है? अभी तो क्योंकि ये जर्नी अभी स्टार्ट ऐसे एज इन स्टार्ट भी नहीं हुई है, क्योंकि अभी आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस भी नहीं शुरू हुआ, ज्वाइन भी नहीं किया है। बट मेरी बस एक ही चीज़ है, वो ये कि एक तो मैं जितने लोगों को इंस्पायर कर सकूँ करूँ, स्पेसिफिकली इन माई एरिया, क्योंकि बाकी बहुत सारे ऐसे भी एरियाज है ना इंडिया में जहाँ पे तो एजुकेशन बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, इट्स नॉट अ बिग थिंग फॉर देम। बट मेरे जहाँ से मैं आ रही हूँ, जिस बैकग्राउंड से मैं आ रही हूँ, उस एरिया के लोगों को मैं इंस्पायर करूँ ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज की तरफ आएँ और उनकी भी लाइफ चेंज हो। सेकेंडली बस जितना हो सकेगा मैं सर्व करूँगी अपनी तरफ से जस्टिस, एंड वो ऑनेस्ट रह के बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसा कुछ करूँ। एक्चुअली जुडिशरी एक ऐसी चीज़ मानी जाती है, जस्टिस एक ऐसी चीज़ मानी जाती है जो कि बहुत नोबल है और हर किसी को ये जस्टिस करने का मौका नहीं मिलता है। अब मैं जिस रिलीजन को बिलोंग करती हूँ वहाँ पे जस्टिस एक बहुत प्योरेस्ट थिंग है, और कहा जाता है कि हर किसी को जस्टिस करने के लिए नहीं चूज़ किया जाता है। तो अगर आपको चूज़ किया गया है तो आप जस्टिस करें और सोसाइटी को सर्व करें इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। डेफिनेटली, आई बिलीव यू विल डू दैट for sure. Thank you. Always with all honesty and with delivering justice to everyone. Thank you. And at last I would like to ask you ki your final words of your entire preparation, or you can say, or any final words to the viewer who are preparing for the exam. So मेरी तरफ से एक एडवाइस है सारे एस्पायरेंट्स को, और ये मेरा फाइनल वर्ड भी होगा। जैसे आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए। अगर आप एकदम हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क ऑब्वियसली करें, बट शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो कि सिर्फ PYQ पढ़ के चले जाते हैं एंड दे एक्सपेक्ट कि हम क्वालिफाई कर लेंगे, बट एग्जाम हॉल में जाके फाइंड आउट करते हैं कि PYQ से तो कुछ आया ही नहीं। अगर आपने सिलेबस कवर किया होता तो PYQ क्या आप तो आराम से क्वालिफाई कर लेते, फिर PYQ की तो ज़रूरत ही नहीं थी। तो शॉर्टकट नहीं अपनाना है, हार्ड वर्क करिए, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़िए, और वो हार्ड वर्क एक दिन फ्रूटफुल होगा, मोस्ट प्रोबेबली होगा। अगर आपका फेट ने आपके लिए कुछ और डिसाइड किया तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट हार्ड वर्क एक दिन आएगा। कंसिस्टेंसी रखिए, डिसिप्लिन लेके आइए लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन पढ़ा है और फिर अगले 4 दिन के लिए पढ़ाई जो है गोल हो गई है। तो डिसिप्लिन के साथ पढ़िए, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा इनलाइटन किया। आई होप आपकी ये सारा जो एक्सपीरियंस है वो मोटिवेट करेगा हमारे सारे ही एस्पिरेंट्स को जो आने वाले अपकमिंग स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशंस में अपेयर होने वाले हैं। आई वुड से मैम ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, डेफिनेटली उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। वी ऑलवेज रीड दिस कोट एवरीवेयर, बट हम उसको अपनाते नहीं हैं, हम डिस्ट्रैक्ट रहते हैं हमेशा। बट कंसिस्टेंट रहना है आपको, पेशेंस रखना है थोड़ा सा, और साथ में अपनी मेहनत को बरकरार रखना है, प्रैक्टिस करना है, चाहे फिर वो MCQ हो या फिर आपकी आंसर राइटिंग। सो मैम, थैंक यू so much for being here once again, and it was lovely talking to you. Thank you so much everyone.